फिर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। आज अगला मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर एनालिसिस। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी ये जो मॉलिक्यूल बड़ा होता है उसके बारे में स्टडी जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो कौन कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, लिपिड्स, ये सारे क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बायोपॉलीमर्स होते हैं। कुछ सिंथेटिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सभी जो है सिंथेटिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मैक्रो मॉलिक्यूल जो है, ये जो टर्म है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये किनके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हरमन स्टॉडिंगर के द्वारा। कब दिया गया था? 1920 ईस्वी में दिया गया था। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है? तो लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, जो कि कॉमनली क्रिएट होता है कहाँ से? पॉलिमराइजेशन से। जो स्मॉल यूनिट्स हैं उससे का जब पॉलिमराइजेशन होता है ना, जैसे प्रोटीन का अमीनो एसिड का पोलराइजेशन होता है, उसी तरीके से जब और भी कई सारे छोटे सब यूनिट्स वाले कंपोनेंट्स का पॉलिमराइजेशन होता है तो हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लीनियर बायोपॉलीमर्स क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड करता है 3 इसेंशियल बायोपॉलीमर्स पे, जो कि है आपका डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। इन 3 चीज़ों पे जो भी डिपेंडेंट होता है उसको जो है लीनियर बायोपॉलीमर्स कहा जाता है। कई बार बोला जाता है कि स्मॉलर सब यूनिट्स का मतलब कई बार आप यह भी समझ सकते हो कि वो मोनोमर्स के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? मोनोमर्स के बारे में वो बता रहा है। उसके बाद है डीएनए फॉर इनकोडिंग इंफॉर्मेशन। डीएनए जो है ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो क्या करता है, कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रखता है, अपने अंदर रखता है, और वो कई सारे कंपोनेंट को असेंबल भी करता है, मेंटेन भी करता है, और कई बार वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को खुद से रिप्रोड्यूस भी करता है। किसके लिए? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए। जो डीएनए और आरएनए है ये दोनों जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनकोड यानी चेंज करने के लिए या उसको समझने के लिए, उसको इंस्ट्रक्ट देने के लिए काफ़ी है, मतलब ये हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बायोकेमिकल मैकेनिज्म की तरह क्या करता है, वर्क करता है, और ये रीड करता है इंफॉर्मेशन कोड को विद इन डीएनए और आरएनए सीक्वेंस। जो डीएनए और आरएनए सीक्वेंस था उसके अंदर का जो कोड होता है उसको क्या करता है, रीड करता है। कौन? तो आरएनए और डीएनए, एंड यूज इट टू जनरेट अ स्पेसिफाइड प्रोटीन, और उसका यूज करके वो एक स्पेसिफाइड प्रोटीन के तौर पे भी वर्क करता है। प्रोटीन्स फॉर कैटालाइसिस। प्रोटीन्स जो है ये फंक्शनल मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैटालाइजिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। किसका कैटालाइजिंग? तो केमिकल रिएक्शंस का। क्यों केमिकल रिएक्शन? ताकि जो हमारी जीवन है वो लाइफ जो है वो सस्टेन कर सके, जिंदगी जी सके। प्रोटीन्स कैरी आउट ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जितने भी फंक्शन होते हैं सभी फंक्शन में प्रोटीन का रोल होता है। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, न्यूरल फंक्शन, विजन एंड मूवमेंट, इन सभी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी के शरीर में प्रोटीन नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद आरएनए इज मल्टी फंक्शनल, और आरएनए जो है ये मल्टी फंक्शनल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शन इसका होता है कि प्रोटीन्स को इनकोड करना, यानी प्रोटीन का जो इंफॉर्मेशन है उसको जानना, समझना, और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जैसा सेल का इंस्ट्रक्शंस हो या सेल का जो डीएनए है उसके अंतर्गत जैसा इंस्ट्रक्शन होगा उसके जैसा वो काम करेगा।
जो आरएनए है ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। किसमें? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में प्रोटीन और प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। आरएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी इनकोड करता है, यानी उसको चेंज करता है। दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, है ना। ये अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है प्रोटीन का, उसमें क्या कर देता है? ट्रांसलेट कर देता है। एज एविडेंस्ड बाय द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद इन सेल। जो सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए है, उसको जैसे ही मैसेज मिलता है कि भाई तुमको अब चेंज करना है, तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और आरएनए जो जीनोम है वो लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस होता है, मतलब आरएनए जो जीनोम होता है वो लार्ज नंबर ऑफ वायरस ही है एक तरीके का, ठीक है। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में छोटा सा पॉइंट, कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें जो है हम लोग बात करेंगे हायरार्की ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर का हायरार्की क्या है, कर लीजिए। हायरार्की ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, तो लैंडर स्टॉर्म लैंग जो कि 1952 में इन्होंने एक अपनी बातें कही थी, प्रपोज किया था कि देयर इज हायरार्की ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स है उसमें कई सारे लेवल वाइज लेवल जो है बनते हैं, जो जिसका नाम दिया गया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी वे में, मतलब 1 2 3 4 4 लेवल में जो है उसको उन्होंने डिवाइड किया। तो उन चारों लेवल के बारे में यहाँ पे लिखा गया ABCD। पहला जो लेवल था प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, वो क्या था? बेसिक लेवल था हायरार्की का, जिसमें पार्टिकुलर लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करता है? कंटेंट करता है या कंप्राइजेज करता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये दूसरा लेवल था प्राइमरी लेवल के बाद, जिसमें रेगुलर फोल्डिंग ऑफ रीजन्स विद इन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू पार्टिकुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न। एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न में उसको फोल्ड किया जा रहा था, एक जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन था उसके एलोंग। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है वो यूजुअली होता है किसके साथ? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें एमाइड हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो था उसके साथ बंधा हुआ रहता है, एक साथ बंधा हुआ रहता है। कौन बांध कर रखता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको बांध कर रखता है। उसके बाद है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर का स्ट्रक्चर्स है, जिसमें क्या होता है कि 3D अरेंजमेंट जो है हमें देखने को मिलता है। किसका? जितना भी अमीनो एसिड है उन सभी का 3D स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है। और किसमें? इन पॉलीपेप्टाइड चेन में। किसमें? पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको देखने को मिलता है। और इस स्ट्रक्चर्स को हमेशा नेटिव और एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन होता है, नेटिव और एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसमें मल्टीपल नॉन कोवैलेंट बॉन्ड जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ये जो है लास्ट एंड फोर्थ स्टेप लेवल है, यानी ये नेक्स्ट लेवल है किसके? टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के बाद का ये स्ट्रक्चर्स है, जिसमें पार्टिकुलर जो स्फेरिकल अरेंजमेंट होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी जो टर्शियरी था इसमें 3D अरेंजमेंट देखने को मिला था, और यहाँ पे स्पेशियल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। और इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलता है 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में, है ना। 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के चेन के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है? इंटरेक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद कंक्लूजन या फिर इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं हायरार्की लेवल का। हायरार्की हम जो स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाए हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स का हायरार्की, यानी एक लेवल बाइज लेवल उसको जो है डिवाइड किए, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? तो इसका पहला कंक्लूजन निकला कि ईच लेवल ऑफ हायरार्की
is held together characteristic interactions and forces। मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक विशेषता के साथ उसको जो है बांटा गया। जैसे प्राइमरी का विशेषता था कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन था, सेकेंडरी का था कि वो फोल्डेड होता है, ठीक है, टर्शियरी का था कि उसमें 3D अरेंजमेंट आपको देखने को मिला, साथ ही साथ वो जो है जो अमीनो एसिड है उसका, और नेटिव और एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। मल्टीपल नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस भी हमें देखने को मिलता है। फिर क्वाटरनरी में बात किया जाए तो ये स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ना, तो वो देखने को मिला। और दूसरा कि हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इन हायरार्की कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चर इन टाइटल्स ऑफ द लोअर लेवल, माने लोअर लेवल के बाद का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से उसको इंटाइटल किया गया, लेवल दिया गया कि वो लो के ऊपर वाला फिर हमारा बने। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन, है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिर्फ फंक्शन मैंने लिखा है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्रोटीन जो है आप यहाँ पे कर लीजिएगा। पहला फंक्शन क्या है कि जो भी हमारा बॉडी है उस बॉडी को ग्रोथ के लिए या हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं उनके मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो पहला फंक्शन है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमें जो है बॉडी में पीएच वैल्यू को अगर मेंटेन रखना है, प्रॉपर वैल्यू मेंटेन रखना है, तो उसमें एसिड बेस का हमारे बॉडी के अंदर, तो उसके लिए भी जो है हमें क्या चाहिए, प्रोटीन रिक्वायर्ड है। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। जैसे एग्जाम्पल के बात किया जाए, स्टमक एसिड में पीएच जो है 2 होता है, टमाटो जूस में पीएच 4 होता है, ब्लैक कॉफ़ी में पीएच 5 होता है, ह्यूमन ब्लड में पीएच 7.4 होता है, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पीएच 10 होता है, और सोपी वाटर में यानी जो सामुन झागीय जो पानी होता है उसमें पीएच 14 जो है आपको देखने को मिलता है। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए भी जो हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, यानी प्रोटीन की मदद से ही जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड फ्लो होते हैं, है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड फ्लो होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं होगा। जैसे हमें जो है कई सारे प्रोटीन्स है जिसका यूज है सब्सटेंस को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ब्लड स्ट्रीम इनटू सेल, ब्लड स्ट्रीम से सेल में वो चला जाता है, आउट ऑफ सेल्स या विद इन सेल्स, इन सभी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, पहुंचाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि और भी स्ट्रक्चर्स और भी सब्सटेंस को वहाँ पे पहुँचाया जा सके। किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। फिर साथ ही साथ ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली हम खाना खाएंगे तो हमें तो एनर्जी मिलेगा ना, प्रोटीन खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा, तो बॉडी को जीवित रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है। उसके बाद ये जो है इम्यूनोग्लोबिन्स को फॉर्म करने में हमें मदद करता है, या एंटीबॉडीज़ को जनरेट करने में या फॉर्म करने में मदद करता है, ताकि जो एंटीबॉडीज़ है या हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हो, और जनरेट होने के बाद हमारे अंदर जो भी इन्फेक्शंस होगा या हमारे शरीर को जो भी इन्फेक्शंस होगा उससे वो क्या कर सके, लड़ सके, फाइट कर सके। साथ ही साथ कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो फाइब्रस होते हैं और वो सेल्स को क्या बनाने के लिए मदद करता है, तो स्टिफनेस एंड रिजिड बनाने में, यानी हमारे बॉडी का एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हेल्प करता है। कौन, प्रोटीन, जो कि कुछ फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो। कुछ प्रोटीन जो है हार्मोन्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर्स को एक्टिवेट करता है, और वो क्या करता है कि जो कम्युनिकेशंस होता है सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स, इन तीनों के बीच में जो कम्युनिकेशंस होता है उस कम्युनिकेशंस को वो जो है हार्मोन्स हमारा काम करता है। जैसे इंसुलिन, ग्लूकोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इस तरीके से कुछ हार्मोन्स है जो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताया वो आपको समझ में आया हो। साथ ही साथ जो
प्रोटीन है वो एक तरीके का एंजाइम्स भी है, जो हमें जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर हो या फिर सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, है ना, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, बायोकेमिकल रिएक्शंस में हमें क्या करता है, एंजाइम्स हेल्प करता है, ताकि वो जो रिएक्शंस का रेट है उस रिएक्शंस के रेट को क्या कर सके, बढ़ा सके, स्पीड अप कर सके। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया, तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एंजाइम्स जो है ये भी कह सकते हैं कि आपका प्रोटीन का क्या है, फंक्शन ही है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो कि मैं बता देता हूँ। प्रोटीन एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ये भी एज ए फंक्शन ही मान कर चल सकते हो, बस इसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दिया गया है, लिख दिया गया है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है बता दिया, ठीक है। उसके बाद है रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन वैसा प्रोटीन होता है जिसको यूज किया जाता है इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन के लिए, वो भी मैंने बता दिया था। इन दिस एनिमेशन यू कैन सी द हार्मोन बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर, दिस काउज द रिसेप्टर प्रोटीन रिलीज अ सिग्नल टू परफॉर्म सम एक्शंस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन दिस एनिमेशन, एनिमेशंस का मतलब क्या होता है कि एक फिगर है ना, जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा होगा, उस स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि हार्मोन का जो बाइंडिंग है वो रिसेप्टर क्या कर रहा है कि कैसे प्रोटीन रिसेप्टर जो है या रिसेप्टर प्रोटीन जो है रिलीज कर रहा है सिग्नल को, और वो परफॉर्म कर रहा है कुछ फंक्शंस को, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, प्रोटीन एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, तो जो प्रोटीन है वो कई सारे काम करता है हमारे सेल के अंदर, लेकिन उसमें से एक इम्पॉर्टेंट काम होता है जो कि होता है किसी भी सेल्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करना, बॉडी के टिश्यूज ऑर्गन्स के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को बनाना, उसके अंदर फंक्शंस को रेगुलेट करना। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 100 और thousands ऑफ स्मॉलर यूनिट्स दैट कॉल्ड एंड अमीनो एसिड्स विच आर अटैच टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है और लंबा चेन बनाता है। These proteins provide structures and support for cell, सेल के लिए स्ट्रक्चर्स बनाता है और सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? क्वेश्चन बोल रहा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? तो वो क्या करता है कि प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे, है ना। कैटलिस्ट क्या करता है? अल्टरनेटिव पाथवे को करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी रिएक्शंस में, लेकिन ये अल्टरनेट जो पाथ था उसको क्या कर देता है, उसके रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी का फीचर्स नहीं है। पहला, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रिएक्शन ऑफ फास्टर इन डाइल्यूट solute solutions that is concentrated, and at higher temperatures molecules have more energy that at lower temperature। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन इज फास्टर इन डाइल्यूट solute solutions that is concentrated, तो ये जो है हमारा कोलिजन थ्योरी का फीचर्स नहीं है। प्रोटीन कंसिस्ट करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को कंसिस्ट करता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन कौन सा है? तो क्रोमोप्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन भी है और ग्लाइकोप्रोटीन भी है। तो यहाँ पे ऑल आंसर जो है सही हो जाएगा। अल्फा हेलिकल प्रोटीन इज डिस्कवर्ड बाय। अल्फा हेलिकल जो प्रोटीन है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो ये डिस्कवर्ड किया गया था पॉलिंग एंड कॉरी के द्वारा। किसके द्वारा? पॉलिंग एंड कॉरी के द्वारा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आई होप कि आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो एक बार और ट्राई करना, वीडियोस को एक बार और देखकर। और इसका नोट्स तो आपको आपके ग्रुप में दिया गया है ना। आपके कोर्सेज में इसका PDF जो है ऐड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से जो है PDF को प्राप्त कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशंस। आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हो और अपना खुद का नोट्स बनाओ।
ठीक है। जब तक आप अपना खुद का नोट्स नहीं बनाओगे कुछ नहीं होने वाला। मानते हैं कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट अगर आपका खुद का नोट्स रहेगा तो आपको पता है कि किस ना पेज में हमने क्या लिखा है, कब कहाँ पे मैंने पढ़ा था। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैट बॉक्स में आपके लिए हमेशा खाली है, आपका ही इंतज़ार रहता है कि कब कोई स्टूडेंट चैट बॉक्स में मैसेज करे, ताकि हम और हमारी टीम आपकी प्रॉपर तरीके से मदद कर सके। थैंक यू। लेकिन इसको नोट डाउन करना ना भूलें।